नमस्कार मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपने गुरुजी जो कि 3 बार के स्नातक बरेली मुरादाबाद क्षेत्र के एमएलसी हैं और हमारे पूरे जिले में पूरे मंडल में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। स्वागत है। धन्यवाद रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये आप जो है कहाँ से आपका जन्म हुआ, कैसे आपने इतनी लंबी जर्नी करी, उसके बारे में कुछ शब्द हमारे दर्शकों को बताएं। रजत जी, मैं विशुद्ध किसान परिवार का, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, वहीं जन्मा हूँ, जनपद बुलंदशहर जिला। माने रज्जू भैया नाम आपने सुना ही होगा, पूरी दुनिया जानती है। उनके गांव से सटा हुआ मेरा गांव है सोही। अच्छा। उस समय खुर्जा तहसील होती थी, अब वो नए परिसीमन में शिकारपुर तहसील हो गई है। उसके अंतर्गत पहासू ब्लॉक है। पहासू से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है और कक्षा 5 तक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके 2 हिस्से हैं। कक्षा 4 तक पहासू से मैंने उत्तीर्ण किया और कक्षा 5 अपने गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय से मैंने उत्तीर्ण किया। उसके बाद कक्षा 6 और 7 पहासू के एक जूनियर स्कूल से उत्तीर्ण किया। उसी समय हमारे गांव में भी एक जूनियर स्कूल प्रारंभ हो गया, तो मैनेजमेंट ने घर घर जाकर प्रवेश के लिए अनुरोध किया, तो उसके आधार पर हमारे पिताजी को भी सहमत कर लिया कि आप नाम कटाइए और आप यहीं पर एडमिशन कराइए। तो कक्षा 8 मैंने गांव के विद्यालय से ही उत्तीर्ण किया। उसके बाद पहासू में मुकर्रम इंटरमीडिएट कॉलेज है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैंने वहां से उत्तीर्ण किया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत मुफलिसी में परिवार चलता था, तो आगे पढ़ने की स्थिति नहीं थी। मजबूरी में गांव के जूनियर स्कूल में ही मुझे टीचिंग करनी पड़ी और गांव के जूनियर स्कूल में ही मैं टीचर रहा और वहां टीचिंग के दौरान ही संघ से, आरएसएस से मेरा परिचय आया। पहासू के श्री राजेंद्र शर्मा और उन्होंने संपर्क करवाया। उस समय पर तहसील कारवा थे माननीय सतेन जी। तो सतेन जी के प्रयासों के आधार पर अथक प्रयास किए, उन्होंने मुझे स्वयंसेवक बनाया और उसके बाद वहाँ हमारे तहसील प्रचारक खुर्जा तहसील के माननीय अमरीश जी बनकर के आए। उन्होंने मुझे पूरी तरह से निखारा और 74 में मुझे संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष जो हापुड़ में लगा था उसमें मुझे वो ले गए। प्रथम वर्ष वहाँ करने के बाद ही माननीय अमरीश जी ने कहा कि अब आप घर पर रहने लायक नहीं मैंने छोड़े हो, अब घर से निकलो, मेरे साथ चलो, अपना बिस्तर उठाओ। तो उनके आदेश पर मैंने बिस्तर उठाया, घर वालों से अनुमति ली, तो उनका जिला प्रचारक के रूप में उनका प्रमोशन भी हुआ था और स्थानांतरण हुआ था सहारनपुर जनपद के, कि आपको हम आचार्य बनाएंगे किसी भी विद्यालय, शिशु मंदिर योजना में। तो शिशु मंदिर योजनाओं में कई जगह पर वो ले गए, लेकिन स्थान रिक्त नहीं था। अंत में आकर सहारनपुर के विभाग प्रचारक थे उस समय माननीय सूर्य कृष्ण जी। तो सूर्य कृष्ण जी ने 2 पत्र लिखकर उन्हें मुझे बुलाया, अमरीश जी लेकर के गए उनके कमरे में और 2 पत्र दिए। एक पत्र था धामपुर के गोयल टिम्बर्स वाले आदरणीय राजेंद्र कुमार गोयल के नाम और दूसरा पत्र था धामपुर के तहसील प्रचारक थे श्री कृष्ण वर्मा जी के नाम। और मुझे बताया कि सुबह को सियालदह जाएगी, उससे बैठना और स्टेशन पर उतर करके गोयल टिम्बर्स बस अड्डे के पास में वहाँ पहुँच जाना और गोयल साहब फिर आपको जहाँ जाना है वो बता देंगे। माने सूर्य कृष्ण जी ने बता दिया था कि आपको नूरपुर में नया शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ है
उसका प्रधानाचार्य बनाकर हम भेज रहे हैं। आप नूरपुर जनपद बिजनौर में आता है। बिजनौर में मेरा बिजनौर जनपद भी संघ की दृष्टि से सहारनपुर विभाग में था उस समय। तो उन्होंने नूरपुर के लिए मुझे आदेशित किया। सुबह को सियालदह से बैठकर वहाँ धामपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। गोयल टिम्बर्स पर राजेंद्र कुमार गोयल जी को पत्र दिया। उन्होंने पूरा सम्मान किया, एक प्रकार से सत्कार किया और उन्होंने मुझे संघ कार्यालय धामपुर में मोहल्ला अफगानान में श्री कृष्ण वर्मा जी के पास पहुंचा दिया। माननीय श्री कृष्ण वर्मा जी को पत्र मैंने सौंप दिया और माननीय श्री कृष्ण वर्मा जी ने एसडी मोटरसाइकिल पर बिठाकर वो मुझे नूरपुर ले आए, जहाँ का प्रधानाचार्य मुझे नियुक्त किया गया था। वहाँ नूरपुर जब आया तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का मकान था वहीं बाजार में चौराहे पर। उनके यहाँ प्रबंध समिति की बैठक चल रही थी और प्रधानाचार्य के विषय में ही विचार विमर्श हो रहा था। तो श्री कृष्ण वर्मा जी ने मेरा परिचय कराया कि नए प्रधानाचार्य आपके आप हैं। माननीय सूर्य कृष्ण जी का पत्र श्री कृष्ण जी को जो था वो मैनेजमेंट को दिया। तो मैंने 16 जुलाई सन 1974 को नूरपुर शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य से शुरुआत के नाते कार्यभार संभाला और फिर एक वर्ष में ही मतलब मैंने अपने कार्य के आधार पर, संपर्क के आधार पर, व्यवहार के आधार पर नूरपुर शिशु मंदिर का परिचय पूरे क्षेत्र को करा दिया कि यह भी कोई विद्यालय है। उसके बाद में फिर अगले सत्र में 74 की ओटीसी करने के बाद दूसरा सत्र जब आया तो वह भी सुचारू रूप से संचालित किया और 1975 में मैंने द्वितीय संघ शिक्षा वर्ग किया जो फिरोजाबाद लगा था। अब फिरोजाबाद द्वितीय वर्ष का संघ शिक्षा वर्ग में कर रहा था तो जो कल की तिथि बीती है 25 जून वो 1975 था। तो फिरोजाबाद ओटीसी करते समय पर ही समापन से पहले ही 25 जून आया, आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया। तो संघ के हमारे सम्मानित वरिष्ठ अधिकारियों ने सबको अपने गंतव्य तक संपन्न होने के बाद संघ शिक्षा वर्ग यथोचित व्यवस्था कराई। हम नूरपुर पहुंच गए। हमारे विभाग प्रचारक थे माननीय ओम प्रकाश जी उस समय। बिजनौर जिले के भी 12 वर्ष जिला प्रचारक रह चुके थे। अच्छा जी, एक आदर्श प्रचारक रह चुके थे। तो माननीय ओम प्रकाश जी ने प्रतिबंध लग गया था तो उन्होंने मुझे एक अन्यत्र स्थान पर बुलाया एकांत में और एकांत में बुलाकर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आपके पास ऑप्शन क्या है। शिशु मंदिरों को अधिग्रहित कर लिया है सरकार ने। उस समय एसडीआई बोला जाता था, जो अब एबीएसए है। एसडीआई उसका मैनेजमेंट का मैनेजर हो गया है और आपका मैनेजमेंट भंग हो गया। आप वहाँ रहोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे। अब आपके पास विकल्प ये है कि आप या तो गिरफ्तारी दे दीजिए या दूसरा मेरी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी था, कि आप अपने घर वापस चले जाइए। मैंने माननीय ओम प्रकाश जी से कहा कि इन 2 विकल्पों के अलावा और कोई विकल्प है। बोले कि हाँ, तीसरा विकल्प है कि आप अंडरग्राउंड रहकर प्रचारक के नाते कार्य करें। तो उन 2 की तुलना में मैंने उपयोगी समझा ये तीसरे विकल्प को, प्रचारक बनकर के गुप्त रूप से और संघ की सेवा हम करेंगे, राष्ट्र की सेवा हम करेंगे। तो मैं माने गुप्त वेश में माने दिनेशन त्यागी जी, उस समय माने ओम प्रकाश जी की भी गिरफ्तारी हो गई थी तो विभाग प्रचारक का दायित्व उनको मिल गया था। तो उनके पास वो जनपद भी था दिनेशन त्यागी जी का, जो मुरादाबाद के जिला प्रचारक थे। तो वो पूरे 19 महीने बहुत संकट के, संघर्ष के, जिसको शब्दों में व्यक्त करना समझ सकता हूँ, हाँ, असंभव है। 2 बार गिरफ्तार होने से बचे। उस समय पर सर्वाधिक जो सत्याग्रह कराया
मैंने अपने क्षेत्र से कराया, धामपुर विधानसभा से, माने धामपुर तहसील से, विधानसभा नहीं तहसील से कराया। सबसे ज़्यादा संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसी एक तहसील की थी वो धामपुर की थी। तो सब चीज़ें रहीं, आपातकाल हटा, पुनः मैं वो प्रधानाचार्य वहाँ पर बना। प्रधानाचार्य बनने के बाद में फिर चांदपुर में माने उसी बीच में मेरा धामपुर शिशु मंदिर योजना के अंतर्गत स्थानांतरण हो गया। तो 79-80 में मैं धामपुर में प्रधानाचार्य रहा और बड़ी सुकून की जिंदगी वहाँ मेरी कटी, इतनी सुंदर कटी कि पठन पाठन के अलावा और कोई काम नहीं था। किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट के जो काम होते हैं जो नूरपुर में करने पड़ रहे थे, वहाँ कोई काम नहीं था। अब 1 वर्ष के बाद ही नूरपुर का मैनेजमेंट दिनेश चंद्र त्यागी जी के पास पहुंचा कि हमें तो इन्हीं को वापस करो इनके यहाँ। फिर पुनः 80-81 के सेशन में मैं नूरपुर में रहा। वहाँ काम करने के बाद में चांदपुर में प्रधानाचार्यों का सम्मेलन चल रहा था। तो उसी में दिनेश चंद्र त्यागी जी के पास में अमरोहा के श्री राधा कृष्ण टंडन जी पहुंचे। और उनको उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मैं कैलसा में हमारी फैक्ट्री है, ज़मीन है, मैं वहाँ एक इसी प्रकार का शिशु मंदिर खोलना चाहता हूँ, मुझे प्रधानाचार्य भी दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो माने दिनेश चंद्र त्यागी जी ने मुझे वहाँ कैलसा में राधा कृष्ण टंडन जी के सुपुर्द कर दिया। तो 16 जुलाई, वो भी तिथि 16 जुलाई सन 81 को प्रधानाचार्य के नाते कैलसा में मैंने कार्य करना शुरू किया और 11 वर्ष लगातार वहाँ मैं प्रधानाचार्य रहा। 92 नहीं 81 से लेकर 91 तक, 11 वर्ष 91 में। और उसी बीच में मैंने एजुकेशन अपनी इंटर से प्राइवेट ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, उसके बाद में फिर रेगुलर बीएड किया। रेगुलर माने अवैतनिक नहीं, सवैतनिक मैनेजमेंट ने कैलसा वाली ने मुझे अवकाश दिया। तो बीएड मैंने राजस्थान से गुलापुरा से किया और एमएड हिंदू कॉलेज से किया। उसके बाद में मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा दिया। उसी बीच में मैंने एलएलबी कर लिया और भी कई कोर्सेज हैं संगीत में। संगीत प्रभाकर का है, डिस्टेंस एजुकेशन का, इग्नू के 2 कोर्सेज कर लिए। ये सब चीज़ें मैं करता रहा। पठन पाठन का शौक था, पत्रकारिता का भी मुझे शौक था। और उसी कैलसा में रह करके ही अमरोहा तहसील का अमर उजाला वालों ने मुझे रिपोर्टर नियुक्त कर दिया। और उसी समय पर मैंने स्वयं से ही अपना टाइटल रखा व्यस्त। जयपाल सिंह तो हजारों हैं, लाखों हैं, अब अपनी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो उस आइडेंटिटी के लिए मैंने अपने आप ही ऐसा उपाख्य लगाओ जो हमारे ऊपर चरितार्थ होता हो। तो व्यस्त नाम तब से हो गया। फिर मैंने अमर उजाला में ग्रामीण पत्रकारिता पर बहुत लिखा और अमरोहा तहसील के गांव 100 गांव एक्सक्लूसिव उसकी पूरी सीरीज लिखी। सप्ताह में 1 लेख मेरा आता था और उसके क्षेत्रवासी पढ़ने के लिए उत्सुक रहते थे। और तभी से मन में ये भाव था कि मुझे हायर एजुकेशन में टीचिंग में जाना है। तो उसी आधार पर पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया, पीएचडी कर ली। पीएचडी करने के बाद में सन 91 में चेतन चौहान जी को कैंडिडेट के रूप में उतारने वाले हम 3 लोग थे, मेजर जेपी सिंह, माननीय शिव कुमार सिंह एडवोकेट कटघर वाली और मैं। हम तीनों लोगों को अमरोहा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट बनाने के लिए उनसे आग्रह किया, बहुत आग्रह किया और आग्रह उन्होंने स्वीकार किया और उनके चुनाव को लड़ाया, जिताया, बहुत अच्छी तरीके से जिताया। उसके बाद में फिर विषय आया कि अब यहाँ कैसा नहीं रहना है। जब एक सफलता का एक क्लाइमैक्स पहुँचता है तो फिर उसके बाद वहाँ रुकना अपने लिए भी उचित नहीं होता है। तो वहाँ से फिर मैंने हिंदू कॉलेज में
उस समय पर एसएन सिंह साहब प्रिंसिपल थे। जी। जब एमएड किया तो डॉक्टर आर.एन. गुप्ता जी थे। जी। उस समय पर आदरणीय डॉक्टर एसएन सिंह साहब थे। एसएन सिंह साहब और साहू ओंकार शरण कोठीवाल सर्विस सब थे। उनसे मैंने आग्रह किया कि पार्ट टाइम मुझे यहाँ पर बीएड एमएड में पढ़ाने की अनुमति दे दी। उन्होंने अनुमति दे दी और मैं जो भी ऑनरेडियम उन्होंने दिया वो हमने स्वीकार किया। उसके आधार पर परिवार हमने 1 साल तो वहीं कैलसा के आवास में ही रखा, उसके बाद हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। हिंदू कॉलेज में पार्ट टाइम मैं टीचर हो गया, बीएड एमएड को पढ़ाने लगा। पीएचडी की प्रोसेस मैंने शुरू कर दी, पीएचडी अवार्ड भी हो गई, कमीशन से वैकेंसी निकली तो मैंने अप्लाई कर दिया। संयोग था कि माननीय दर्शन सिंह बैंस उस समय कमिश्नर थे और बलविंद्र कुमार जी इस जनपद के डीएम थे। बैंस साहब ने कहा कि जब उनका स्थानांतरण लखनऊ के लिए आवास आयुक्त के रूप में हुआ कि व्यस्त कोई काम पड़े मुझसे तो मुझे याद कर लेना। तो उस समय पर जब कॉल लेटर मेरा आ गया तब मैं लखनऊ उनके पास गया और डॉक्टर संजीव लाल जी को साथ में लिखा गया। अच्छा। संजीव लाल जी उसका उनका पारिवारिक संबंध था क्योंकि ज्योति जी के पिताजी भी इनकम टैक्स के अधिकारी बिजनौर में थे और बैंस साहब बिजनौर के डीएम रहे थे। उनके नाते से उनको मैं साथ लेकर के गया और उन्होंने कहा कि इसमें जो कुछ भी हो सकता है मैं पूरा प्रयास करूँगा। और इंटरव्यू की तिथि आई, इंटरव्यू दिया। चेयरमैन साहब ने अपने ही पैनल में मुझे रखा। करीब 42 मिनट तक इंटरव्यू हुआ और मुझे मॉरल सपोर्ट चेयरमैन साहब ने उस समय पर किया। और जब नियुक्ति का रिजल्ट आया तो उस समय तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे, पीएनपी थे। हमारे मोहल्ले में भी केवल डॉक्टर विशेष गुप्ता जी के यहाँ केवल पीएनपी था। तो आपके यहाँ से खबर आई कि डॉक्टर वाई के गुप्ता जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं गया, वाई के गुप्ता जी से बात हुई कि व्यास जी आपका सिलेक्शन हो गया है, नियुक्ति आपकी हो गई है। तो उसके आधार पर तो मैं वाई के गुप्ता जी के यहाँ गया। वाई के गुप्ता जी मुझे लेकर के साहू ओंकार शरण कोठीवाल जी के यहाँ लेकर के गए और मैं प्रिंसिपल साहब एसएन सिंह साहब को साथ में लेकर के गया। और अगला दिन संडे का था। संडे को मेरी ज्वाइनिंग हुई हिंदू कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में ऑफिशियली 28 जुलाई 1996 में मेरी हुई। वहाँ लगभग मेरी सेवाएं चल रही थी, लेकिन पॉलिटिकल जीवाणु मेरे विद्यार्थी जीवन से ही थे। गांव के प्रधानी के चुनाव को भी रुचि से लड़ाता था। हमारा क्षेत्र रज्जू भैया के परिवार के ठाकुर सुखवीर सिंह जनसंघ से एमएलए का इलेक्शन लड़े 2 बार, दुर्भाग्य से हारे, बाद में एमएलसी भी रहे हो, लेकिन उनके लिए हम प्राणपण से पूरा गांव पूरा क्षेत्र जुड़ता था। तो वो जीवाणु थे। उसके आधार पर या हिंदू कॉलेज में रहते हुए और कैलसा में भी रहते हुए वो पूरी ऊसर भूमि थी संघ विचारों से, और बीजेपी का तो कोई नाम लेने वाला नहीं था। अच्छा। तो उस सब चीज़ों को उस विद्यालय के माध्यम से एक प्रकार से वहाँ पर बीजारोपण हुआ। तो वृक्षारोपण हो गया, बीजारोपण क्या विशाल वट वृक्ष रूप में। हाँ, जब आपने चेतन चौहान जी को जितवाया वहाँ से तो सब चीज़ें खड़ी हो गई। और उसी मेरी आकांक्षा थी या महत्वाकांक्षा समझिए पॉलिटिकल कि मैं भी जनप्रतिनिधि बनूंगा। 2 बार नाम भी आया, अमरोहा से भी एमएलए के लिए नाम आया, कांट से भी आया, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था, वो कटा। तो बाद में आकर के मुझे इंतज़ार था कि डॉक्टर नेपाल सिंह जी सांसद हो जाए रामपुर से, ईश्वर से प्रार्थना करता था। और यही मेरे लिए वैकेंसी मिल सकती है, गैप यही मिल सकता है। तो 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह रामपुर से सांसद बन गए, एमएलसी की सीट वैकेंट हो गई और जो
उस अवधि के 2-2.5 साल के लिए जो चुनाव होना था, तो पार्टी की अनुकंपा के आधार पर, ईश्वर की कृपा के आधार पर मुझे टिकट मिला, जीता। दूसरी बार में 2017 में पर चुनाव हुआ, जितने से जीता उससे 2 गुने से दूसरा चुनाव जीता, और तीसरा जब चुनाव हुआ तो एक पूरे उत्तर प्रदेश के स्नातक चुनाव में 51,292 वोटों से मैं चुनाव जीता, रिकॉर्ड मतों से। और 2029 तक में 13 अगस्त तक के लिए एमएलसी हूँ। और इस अवधि में मानिए बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के 9 जनपद हैं। 9 जनपद में 52 विधानसभा हैं और 11 संसदीय क्षेत्र हैं। तो पूरा नेटवर्क हमारा है। मैं समझता हूं कि विधायक एक विधानसभा में जितना परिश्रम करता है, मैं उससे थोड़ा सा कम 52 विधानसभाओं में परिश्रम करता हूं। 52 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, विचार परवारियों से मेरा निरंतर डायलॉग रहता है, कनेक्शन रहता है। तो ये मेरी एक जीवन यात्रा है। जी, एमएलसी के रूप में हूँ। मैं विधान परिषद में विगत 8 वर्षों से अधिष्ठाता मंडल का सदस्य भी हूँ, अधिष्ठाता भी हूँ। तो साहब, जैसे एमएलसी होते हैं जी, इनका क्या कार्य होता है? जैसे विधानसभा का जो सदस्य है वो तो अपने क्षेत्र के विकास में ध्यान देते हैं, जन समस्याएं सुनते हैं, तो ऐसे एमएलसी जो है उनके लिए क्या कार्य क्षेत्र है? पहला काम तो है विधायी कार्य। जब हाउस चलता है तो हाउस को अटेंड करना, ये हमारे लिए अनिवार्य विषय है। अच्छा, हम विधायक बने हैं तो विधायिका के आधार पर ही तो बने हैं ना। तो विधान परिषद सदस्य बने हैं तो विधान परिषद में हमारी अटेंडेंस 100% चाहिए। 100%? माने हम प्रयास करते हैं 100% हो जाए। बस एक एब्सेंट है मेरी। अच्छा। वो भी जब हाउस चल रहा था तो मेरे सगे बड़े भाई का निधन हो गया था, तो एक दिन का अवकाश मैंने सम्मानित चेयरमैन साहब से लिया था। बाकी कोई अवकाश नहीं रहता। मैं पूरे समय सुबह शाम तक, पहला काम तो ये है ताकि सभी माननीय सदस्यों से परिचय हो जाए, सभी को हम समझ सके। और अधिष्ठाता के रूप में तो निष्पक्ष पीठ होती है, वो तो विक्रमादित्य का सिंहासन होता है, तो वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता। वो सभी माननीय सदस्य हैं, तो सभी को जितना नियमावली में अवसर जितना जिनको देना है, समय देना है, उतना अवसर हमारे द्वारा देने का प्रयास होता है और करते हैं। दूसरा जो क्षेत्र का विषय है, पहला काम है कि जनता का विश्वास अर्जित करना है। विश्वास कैसे अर्जित होगा? जब से मैं एमएलसी बना हूँ, किसी की भी कॉल आएगी, मैं कॉल को अटेंड करूंगा। अगर कार्यक्रम में हूँ तो अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो मैं दोबारा कॉल जब आप कॉल बैक करूंगा, मैं बात जरूर करूंगा। एक तो ये विश्वसनीयता मैंने बनाई। दूसरा, विधायक निधि में पूरी पारदर्शिता मैंने की है। मैं जो हमारे स्नातक मतदाता हैं वो बहुमत में शिक्षण संस्थाओं के हैं, बेसिक से लेकर यूनिवर्सिटी तक के हैं। तो उन्हीं में हम विधायक निधि फर्नीचर के रूप में, लाइट के रूप में, पुस्तकालय के रूप में, कंप्यूटर के रूप में देते हैं। तो वो पूरा उसमें प्रामाणिकता रहे और पारदर्शिता रहे, उसका और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। मुरादाबाद के हिस्से में ज़्यादा दे दूँ, मैं अन्य पीलीभीत में कम दे दूँ, ऐसा नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मतदाताओं की संख्या के अनुपात पर। बरेली सबसे बड़ा जनपद है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 9 जनपद में वहाँ 9 विधानसभा है। उसके बाद बिजनौर है, वहाँ 8 विधानसभा है। तो इसी अनुपात में उनका होता है। और इसके अलावा जो जनहित के बड़े काम हैं, बड़े काम जैसे कुनरकी विधानसभा में मूडा पांडे से लेकर और मछरिया तक, इधर पंडित नगला तक 32 किलोमीटर जो मार्ग बना है, उसके लिए मेरा ही प्रयास था। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी उस समय
जी। लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर थे, जनपद के प्रभारी भी थे, जो मेरे अनुरोध के आधार पर उन्होंने ये उपकार हमारे जनपद के ऊपर किया। एक तो ये काम, और दूसरा काम था कुंडरकी से डींगरपुर का जो करीब 8 किलोमीटर का मार्ग था, वह गड्ढों में सड़क थी, हाँ वहाँ तो बहुत बुरा भयानक स्थिति थी। हाँ, देखा तो हुआ है। उस 8 किलोमीटर को पूरा कराया, और केवल 8 किलोमीटर नहीं कराया, उसके बाद डींगरपुर से पागवाड़ा को 4 लेन कराया। अच्छा। जी हाँ, 4 लेन कराया, उस पर SEZ भी है, हाँ ऐसी वो जगह 4 लेन भी कराया। जी। इसके अलावा कुंडरकी विधानसभा में ही उस समय पर 6 मंडी समिति से सड़कें माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया हमने, दिनेश प्रताप सिंह जी से, उन्होंने 6 सड़कें वहां दी। बाकी हर जनपद में 1-2 सड़क जो अनिवार्य हैं, लिंक रोड्स हैं, उसके लिए हमने प्रयास किया। और एक अभी नवाबगंज के पास में बरेली जनपद में, जी। उस समय पर मैं सांसद के चुनाव में गया था, वहाँ नवाबगंज विधानसभा में जब घूमा तो एक नदी के पुल का बहाव था, जिसके कारण से 18-20 किलोमीटर घूम करके लोगों को जाना पड़ता था। तो वहाँ के डॉक्टर MPRS विधायक और हम दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि अपना पत्र दिया, और वो स्वीकार हो गया, उसका बजट भी स्वीकृत हो गया। अब हम दोनों लोगों ने मिलकर, माननीय JPS राठौर मुख्य अतिथि थे, और हमने उसका शिलान्यास भी बहुत कर दिया। बहुत सुंदर। इस काम के अलावा, क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड के हैं, स्नातकों के MLC हैं, जी। तो यहाँ पर बहुत काम मुरादाबाद में हो गई, स्मार्ट सिटी बन गया, सब चीजें हो गई, जी। लेकिन यहाँ अभाव था 40-45 वर्षों से एक विश्वविद्यालय का। माने नजीवाबाद से हरिद्वार की सीमा तक विद्यार्थियों को बरेली जाना पड़ता था, तो उस विश्वविद्यालय की प्रबल मांग हमने रखी। गुरु जम्बेश्वर गुरु जम्बेश्वर नाम तो मानी भूपेन्द्र जी के सुझाव पर रखा गया, लेकिन विश्वविद्यालय के लिए प्रयास मैंने हाउस में बहुत किया, बहुत प्रयास किया। उसके पहले भी विभिन्न आंदोलन भी छिड़े, उसमें भी मैं सम्मिलित हुआ, लेकिन विशेष प्रयास हुआ, और उसमें माननीय भूपेन्द्र जी का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ में रहा। माननीय रितेश गुप्ता जी का भी सहयोग बहुत रहा। तो वो विश्वविद्यालय स्वीकृत भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, बनने का काम भी शुरू हो गया, और मुझे लगता है कि शायद अब जब मुख्यमंत्री जी का शुभागमन होगा तो उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। और उस पिछले सेशन से ही सत्र भी प्रारंभ हो गए, और जितने मुरादाबाद मंडल के जितने भी डिग्री कॉलेजेस, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी संबद्धता वो संबद्धता सब उससे हो चुकी है। उसके जो साहब उसका भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। वो हो गया, आप देखिए वहाँ तो अच्छा। पूरा, हाँ अच्छा। पूरा हो गया। अभी जो कुलपति महोदय का, रजिस्ट्रार महोदय का, और जो पर्सोनल्स हैं, उनको बैठने की अभी टेम्परेरी व्यवस्था पॉलिटेक्निक राजकीय बहुत बड़ी बिल्डिंग है पॉलिटेक्निक, उसमें कर रखी है, वहीं से सारा काम संचालित हो रहा है। जी। वहीं से काम संचालित हो रहा है। अच्छा साहब, सिर्फ 2 शब्दों में योगी जी की और मोदी जी की उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, दुनिया के, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय, जनप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अनडाउटेड। जो TRP है, जो रेटिंग है, नंबर 1 है। बिल्कुल। किस कारण से है कि अपने देश में जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न का है। जी। जैसे यहाँ भारत रत्न है, ऐसे 33 राष्ट्रों ने अपने राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। उसका कारण है कि मोदी जी का विजन, विकास के प्रति नजरिया, समावेशी, सबका साथ, सबका विकास, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना को क्रियान्वित करना, ये माननीय मोदी जी का है। और माननीय योगी जी का जो विगत सरकारों के
माध्यम से जो सनातनों का अपमान हुआ, हिरास हुआ, दमन हुआ। जी दमन हुआ और तुष्टीकरण की नीति के आधार पर दूसरों को सनातन पर हावी किया, उस विषय को समाप्त किया माननीय योगी जी ने। और लॉ एंड ऑर्डर के रूप में स्थापित करने वाले अगर देश भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो तो हमने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में भी देख लिया कि बनर्जी जी की इतनी पूछ नहीं थी जितनी योगी जी की सभाओं में रहती थी। तो मतलब जहाँ योगी जी हैं माने मोदी है तो मुमकिन है। इसी प्रकार से योगी जी हैं तो अपराधी यहाँ फन नहीं उठा सकता। फन तो चला जाएगा या अपराधी राज्य छोड़ करके चला जाएगा या जेल में। नहीं, ये तो हमने भी महसूस करा है। हम तो यहाँ जितनी शांति है सुचारू रूप से, और उसके कारण से उत्तर प्रदेश का विकास की जो गति है, सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस राज्य में है, सारे स्टेट एयरपोर्ट सबसे ज्यादा इस राज्य में है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वेज इस राज्य में है। जी आप मतलब कम से कम 40 विषयों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 प्रांतों में, राज्यों में है योगी जी के कार्य से। तो साहब, ये पॉपुलेशन कंट्रोल, डेमोग्राफी और यूसीसी पर आपके क्या विचार है? यूसीसी का तो विषय प्रारंभ हो गया, उत्तराखंड ने शुरू किया जी, उसके बाद असम में हो गया, गुजरात में हो गया और चौथा राज्य बंगाल का शुरू करने जा रहा है। ये जहाँ जहाँ हमारी सरकार है सब जगह यूसीसी। आसाम में भी शुरू हो गया। हाँ, असम में भी लागू, वो गिना दिया मैंने उसमें। तो वो हो रहा है और ये हो करके रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो हमारा एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, वो हमारे एजेंडा का विषय है। बीजेपी जैसे धारा 370 और 35A हटाना, ये हमारा माने हमारे मैनिफेस्टो में था, वो करके दिखा दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके दिखा दिया। तो इसी प्रकार से ये यूसीसी भी लागू होगा और यूसीसी के साथ में जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी का जो असंतुलन है उसके लिए पूरी गृह मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने पूरी एक कमेटी बना दी है, उसकी स्ट्रेटेजी तैयार कर दी है और उसके ऊपर सारा काम चल रहा है। और पहले तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद से पारित हो चुका है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2029 से लागू करने की बीजेपी की मंशा थी, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष ने उसमें सहयोग नहीं दिया। डिलिमिटेशन का अगर ये पारित हो जाता, अब आगे पारित होने की संभावना है, जो प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारे अभी 540 सांसद हैं और अगर 850 हो जाएंगे तो इतना खर्चा कैसे वहन होगा सांसदों का, और कैसे जो है। ये कोई इशू नहीं। अच्छा, ये कोई इशू नहीं। ये तो मतलब 832 की संख्या जो आ रही है, लगभग 832 की आ रही है, तो वो तो उसी के हिसाब से नई पार्लियामेंट बनी है। वो तो ठीक है। वो तो आप ये मान के चलिए कि इतना असमानता है कि कहीं 40 लाख मतदाताओं पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कहीं 1 लाख पर है। हाँ, ये बहुत सोने का अंतर है ना, बहुत बड़ा। कहीं यहाँ उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर है, 1 सीट है जहाँ 6 सीटें हैं पार्लियामेंट में, लेकिन 5 सीटों पर है। और कई राज्य ऐसे हैं जो 10-10 और 12 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी पर है। तो ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये पारित होगा। अच्छा, अब हम जाते जाते आपसे अपने दर्शकों के लिए एक संदेश चाहते हैं, आप क्या देना चाहते हैं? देशवासियों से यही प्रार्थना है कि सन 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है दिनों दिन, लेकिन 2047 तक आत्मनिर्भरता की स्थिति ऐसी आ जाए कि हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर गिरे जाएं। विकसित भारत बनने के लिए
सकारात्मक सोच को मन में लेकर हम सक्रियता के साथ राष्ट्र निर्माण में यथा योग्य, यथा समय, यथा शक्ति अपना योगदान प्रदान करें। मैं तो यही कहूंगा कि स्मार्ट सिटीज को चलाने के लिए स्मार्ट सिटीजन्स भी चाहिए। हमें खुद को संभालना पड़ेगा जी। हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि हमारे नेता और हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही संभालेंगे, हमारा खुद का दायित्व भी है। रजत जी, शांति कुंज का सूत्र है, जी, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो इसलिए हमें माने सिटीजन्स को, नागरिकों को अपना कंट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने गुरुजी बहुत समय दिया, आपका कीमती समय हमने लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी गुरुजी से वार्ता अगर अच्छी लगी हो तो हमारे को जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद रजत सिंघल जी, आपका बहुत बहुत आभार।